नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyfor। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा का नया पेड बैच हमारा शुरू हो रहा है 21 मार्च 2023 की शाम से। इसमें शामिल होकर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की गाइडेंस में विषयगत ज्ञान की पूरी तैयारी कर सकते हैं। 1 दरोगा की मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक प्रकार की होनी है। 2 घंटे में 100 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुल अंक भी यहाँ पे 100 रहेंगे। इसी पर फाइनल कट ऑफ बनेगा, मेरिट जिसको हम लोग बोलते हैं, और ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पे लागू होगा 1/4 का। जब तक 1 दरोगा का सिलेबस नहीं आया, काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें सामान्य हिंदी हो सकती है, इसमें गणित हो सकती है, इसमें विज्ञान हो सकता है, लेकिन सारी रूमर्स को दरकिनार करते हुए जो पाठ्यक्रम आया है इसमें फॉरेस्टर से संबंधित विषयगत ज्ञान पूछा गया है। एक फॉरेस्टर को फॉरेस्ट के बारे में जो चीज़ें इकोसिस्टम, फॉरेस्ट और हमारे पारिस्थितिकी के बारे में जानना जरूरी है वो यहाँ पे लिख करके दिया गया है। सिलेबस कई मामलों में अच्छा कह सकते हैं। एक फॉरेस्टर को फॉरेस्ट में जाने से पहले काफ़ी कुछ यहाँ पर पता हो जाएगा पाठ्यक्रम को तैयार करके, और उसकी परीक्षा भी ये लोग ले लेंगे और फिर मेरिट पर आपका चयन होगा। रूमर्स ये भी थी कि एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी होना है, तो जल्दबाजी के मारे मार्केट में कई सारी बुक्स इतनी जल्दी ला दी गई हैं कि उसमें बहुत ज़रूरी पॉइंट्स को मिस कर दिया है इस पूरे सिलेबस में से। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने पहले भी कहा था, जब हमने अपना पहला बैच शुरू किया था, हम इसमें पूरा अपना टाइम लेंगे जितना ज़रूरी है कंटेंट को डेवलप करने के लिए। हमारी टीम ने पूरे 26 बिंदुओं का कंटेंट डेवलप कर दिया है, जिसके नोट्स आपको हर दूसरे दिन मिलते रहेंगे। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग ये बात समझें कि आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देखिए, समझिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे नोट्स आपके लिए कैसे कारगर साबित होंगे, हमारी पेड क्विज जो होगी कैसे कारगर साबित होगी, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की गाइडेंस में लोग क्यों सिलेक्ट होते हैं। वीडियो के आगे के हिस्से में सिलेबस डिस्कशन भी होगा। जो लोग हमारे पेड ग्रुप पे नहीं है वो उस हिस्से को जरूर देखिएगा और अब अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं। ठीक है, अनेक बिंदुओं के लिए। लेकिन अगर आप लोग एक ही जगह पर इन सभी बिंदुओं की तैयारी करना चाहते हैं तो बिना देर किए आप हमारे पेड ग्रुप में आ सकते हैं। चाहें तो अगर आपको फिजिबल है तो इनके भी नंबर्स पर अधिक डिटेल आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में जो लोग आ चुके हैं उनको और कहीं से 1 दरोगा का कुछ भी नहीं पढ़ना है। आई रिपीट, उन्हें कहीं और से 1 दरोगा का कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही उनको पढ़ना चाहिए। अदरवाइज बार बार कन्फ्यूज़न होता है। कई सारे हमारे मेंबर्स ने हमारा मटेरियल लिया और जब तक अदर जो है इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो डेवलप कर रहे थे उनकी बुक्स आने के बाद कई सारा कन्फ्यूज़न उन्होंने क्रिएट किया, और ये पाया गया कि बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं बड़े बड़े पब्लिकेशंस ने ऐसे ऐसे फैक्ट गलती की है जिसका खामियाजा कई बार स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ सकता है। रूमर्स थी कि 12 मार्च को एग्ज़ाम होना है। रूमर्स हालांकि गलत साबित हुई, लेकिन फिर भी पब्लिकेशंस ने इतनी जल्दबाजी में अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि उसमें बहुत मूलभूत गलतियां कर दी गई हैं। इसी वजह से रिकमेंडेड है कि जो लोग हमारे ग्रुप में आ चुके हैं वो हमारे नोट्स को यहाँ पर प्रेफर करिएगा तैयार करने के लिए। नोट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। हमारा एक लैंग्वेज में नोट्स का जो वॉल्यूम है वो कितने पेजेस का है, 193 पेजेस में हम पूरा आपको एक लैंग्वेज में 1 दरोगा का सिलेबस करीब करा रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई कंटेंट की। उसके अलावा टेस्ट सीरीज आपकी करवाई जाएंगी, 10 फुल एंड टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। साथ ही डेली बेसिस पर 15-20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे सिलेबस के पूरे 26 पॉइंट्स में से, और मिनिमम 1500 MCQs हम लोग कराए जाएंगे जो बहुत प्रोबेबल होंगे एग्जाम के लिए। ग्रुप ज्वाइन करते ही 450 प्लस आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे। इसमें हम पॉइंट वाइज मटेरियल देंगे, सारा मटेरियल एक साथ नहीं दिया जा सकता है। बार बार इसकी डिमांड या डिस्कशन इस पर नहीं करिएगा। पॉइंट वाइज मटेरियल इसमें दिया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करा देंगे और कोई भी ऐसा फैक्ट छोड़ा नहीं जाएगा, और कोई भी जो गैर ज़रूरी फैक्ट है उनको शामिल नहीं किया जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कमिटमेंट है। पेड ग्रुप में हर 2 दिन पर एक टॉपिक की PDF दी जाएगी। ठीक है, फिर 26 टॉपिक को हम लोग 52 दिन में कवर करने का टारगेट रख रहे हैं, यानी हर 2 दिन में एक टॉपिक, और सारा मटेरियल एक साथ नहीं दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 52 दिन के बाद सारे टॉपिक को एक साथ कंपाइल करके पापा PDF के फॉर्म में दे दिया जाएगा। रूमर्स थी कि एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, कुछ लोगों ने तो 12 मार्च डेट ही निकाल दी थी आयोग के ऑफिशियल्स बन करके, लेकिन ये सब बातें गलत साबित हुई फाइनली। तो एक बार मैं फिर से कमिट करता हूँ कि अगर फिर से कोई ऐसा रूमर हुआ या फिर वाकई पे मान लीजिए डेट आ भी गई तो हम आपको हर हाल में 20 दिन पहले पूरा सिलेबस करा करके दे देंगे। नोट्स सब रेडी हो चुके हैं।
लेकिन ये ऑफिशियल का ही माना जाएगा। यदि यूपी ट्रिपल एस सी डिक्लेयर करता है कि फला तारीख को एग्जाम है, तो उस तारीख से 20 दिवस पहले आपको पूरा सिलेबस ग्रुप में दे दिया जाएगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। चूंकि ऋणात्मक मूल्यांकन है, वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक पेपर होना है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। डेली बेसिस पर 15-20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको सिलेबस के पॉइंट से संबंधित फैक्ट को कवर करने के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। आप इनको अटेम्प्ट करने के बाद काफ़ी सारे फैक्ट्स को रिटेन कर सकेंगे। जो कन्फ्यूजन्स है वो कई बार दूर होती हैं कि फैक्ट में कन्फ्यूजन होती है कि हाँ सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, कौन डिक्लेयर कर सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क को। तो ये छोटी छोटी बातें जो है याद रखने में आसानी होगी अगर आप पेड क्विज की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। वैसे यहाँ पर डेली लिखा है 5-6 घंटे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप मेरे हिसाब से 2 घंटे भी रिलीजियसली दे देंगे बंदरोगा के सिलेबस को, क्योंकि कुछ पॉइंट काफ़ी कम है, कुछ पॉइंट में वॉल्यूम है। जैसे कुछ पॉइंट में नोट्स ही एक आधे पेज का है, तो उसमें 2 घंटे डेली नहीं लगेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें 20-25 पेज के नोट्स हैं, जैसे इकोलॉजी वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा अधिक टाइम आपको देना पड़ेगा। ओवरऑल मैं तो कहता हूँ कि अगर आप 2 घंटे स्टडी में और आधे घंटे अगर प्रैक्टिस में भी दे देंगे तो इतना सफिशिएंट होगा। अगले 50 दिनों में, 50-60 दिवस में आप पूरा बंदरोगा का सिलेबस हमारे साथ तैयार कर ले जाएंगे। किसी भी प्रकार की लाइव क्लास की ना आवश्यकता है, ना ही हम प्रोवाइड करते हैं कभी, ना ही कोई रिकॉर्डेड वीडियोस की अधिक ज़रूरत है। रिकॉर्डेड वीडियोस कुछ ज़रूर आपको दिए जाएंगे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए, डाउट्स को क्लियर करने के लिए। कई बार बहुत माइन्यूट डाउट स्टूडेंट्स निकाल देते हैं डिस्कशन ग्रुप में, उसको एड्रेस करने के लिए कई बार वीडियो मैसेज में आपके डाउट हम लोग सॉल्व करते हैं। और चूंकि आपको पता है कि इसमें हमने एक ही ऑप्शन दिया था कि जो भी लोग मटेरियल ग्रुप परचेज करेंगे उनको डिस्कशन ग्रुप भी लेना होगा, तो आप अपने डाउट्स डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर टेस्ट सीरीज़ आपकी होगी। तो इसमें जैसे हमने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज़ 5 जून से यहाँ पे शुरू होगी। 10 फुल एंड टेस्ट जैसा एक्सपेक्टेड पेपर हो सकता है, 100 क्वेश्चंस वाला, 100 अंकों वाला और निगेटिव मार्किंग वाला, वो आपका ग्रुप में होगा 5 जून से लेकर और 23 जून तक ये आपकी पूरी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करा जाएगी। अगेन यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूं कि विशेष बात यहाँ पर यह है कि अगर एग्जाम डेट इससे पहले आ जाती है, जैसी संभावनाएं तो नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस कमिट करता है कि अगर एग्जाम डेट आ जाती है तो आपको एग्जाम से हर हाल में 10 दिवस पहले सारी टेस्ट सीरीज खत्म करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये डेट टेंटेटिव मानिए, अगर इसके बाद एग्जाम होता है तो भी, और इससे पहले होता है तो डेट ऑब्वियसली चेंज होगी, लेकिन एग्जाम डेट अगर आ जाती है इसके बाद की तो ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल इसी हिसाब से फॉलो होगा। 5 जून से आपकी टेस्ट सीरीज होगी और सिलेबस तैयार करने के बाद, पढ़ने के बाद आपको फैक्ट्स को रिटेन करने में काफ़ी हेल्प करेगी। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आप लोग समझ चुके हैं, पाठ्यक्रम का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। पाठ्यक्रम क्या कहना चाह रहा है हमसे, इसको समझ लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम डिस्कशन में इनमें 26 पॉइंट दिए हुए हैं। 26 पॉइंट में विषयगत ज्ञान का सिलेबस दिया है, इसमें कुछ भी सामान्य नहीं रखा गया है, मतलब सामान्य टर्म्स नहीं दे दिए कि वन संरक्षण, इस पे कुछ भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें पूरे 26 पॉइंट लिस्ट करके दिए हैं कि हाँ इन्हीं से संबंधित फैक्ट आपको तैयार करने होंगे। एक फॉरेस्टर के लिए इन 26 बिंदुओं को जानना वैसे भी जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप वन में प्रवेश करते हैं तो वन से संबंधित पारिस्थितिकी, वहाँ के जो कानून होते हैं, वहाँ का जो बंदोबस्त होता है, वहाँ जो आपको आचार संहिता वगैरह फॉलो करनी पड़ती है, और जो बेसिक बुनियादी मूलभूत समझ होनी चाहिए वहाँ के प्राणियों के बारे में, वृक्षों के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, वो आपको होनी चाहिए, और वो सिलेबस को पढ़ते पढ़ते ही मिल जाने वाली है। राष्ट्रीय वन नीति यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। राष्ट्रीय वन नीति में जैसे हमको तैयार करने के क्या क्या सोपान हो सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय नीति सबसे पहले कब आई थी, कौन कौन सी राष्ट्रीय नीति आ चुकी हैं, प्रेजेंट में कौन सी चल रही है, बेसिक पोस्टुलेट्स क्या थी इनमें, ये सब तैयार करना होगा। फिर राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, कौन सी कार्य योजना इस समय चल रही है, तीसरी सबसे पहले कब आई थी, तीसरी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, मेजर प्रोविजंस क्या थे, ये सब। अच्छा, यहाँ पर हमारे पुराने स्टूडेंट्स के बीच कई सारा यहाँ पर कह सकते हैं वार्ता या फिर तार्किक द्वंद्व हुआ था कि कितना लेंथ जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विस देगा उतना ही जरूरी है। राष्ट्रीय वन नीति का ये आशय नहीं कि आपको सारी वन नीति के ड्राफ्ट ओरिजिनल लेकर पढ़ने लगना है, ऐसा नहीं है। जो एग्जाम की डिमांड है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम समझती है, कहीं बेहतर समझती है, और हमारा एक्सपीरियंस इसमें रहा है। यूपीएससी के एग्जाम्स में चाहे लोअर का प्रीलिम्स हो, चाहे लोअर का मेंस हो, तमाम स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, और इसी प्लेज के साथ कि आगे भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते रहें। हमारी टीम लगातार अपने को बेहतर करने के लिए काम करती रहती है लगातार। तो यहाँ पर ये मैं सजेशंस नहीं चाहूँगा कि इसमें आपको ये इंक्लूड करना चाहिए था ये, या फिर छोड़ देना चाहिए था। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम कैपेबल है रिकॉग्नाइज करने में कि किस पॉइंट में कितने पॉइंट्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, किसको लेफ्ट करने की ज़रूरत है। कई लोग बहुत ज़्यादा सेफ प्ले खेलने के चक्कर में बहुत जो है गलत फंस जाते हैं। अगर आप ये सब जो दिया हुआ है ना, इसके अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगे तो जो ज़रूरी बातें वो भी रह जाएंगी और आप सिलेबस भी नहीं कवर कर पाएंगे।
तो राष्ट्रीय वन नीति का आशय ये नहीं है कि एक पूरा आपको इंटरनेट से पोथन्ना डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके पढ़ने लगना, ये कतई नहीं है। ऐसे ही राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में जो बहुत जरूरी ओवरव्यू पॉइंट हैं, जो स्टडी फॉर सर्विसेज के नोट्स में मिलेंगे, बस वो आपको तैयार करने हैं। पूरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को नहीं यहाँ पे आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार, इसमें तो ये तो समान ज्ञान का हमारा पार्ट रहा है, इसमें हम लोग तैयार करते हैं राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार कौन कौन से हैं, ठीक है, कब कब स्थापित हुए थे, सबसे बड़ा कौन सा है, किस राज्य में कौन कौन से, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो ये पूरा फैक्चुअल पोर्शन है, इसकी पूरी लिस्ट हम आपको अपडेटेड देंगे, ठीक है, एकदम रिलेवेंट फैक्ट्स के साथ। राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार में लिस्टिंग के साथ साथ ये भी जरूरी है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है किस अधिनियम से आया है, कौन इसको डिक्लेयर करता है, कौन मैनेज करता है, ये सब। आरक्षित वन, संरक्षित वन, ये किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है, इनकी डेफिनेशन और क्या क्या इनके दायरे होते हैं, ये सब जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिए कि जितना नोट्स पे दिया गया है वो जरूर आपको कवर करते हुए चल रहा है, बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास रहे या फिर ना रहे। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो है ये आपको पूरा करा दिया जाएगा अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में, जो भी स्कोप इसका है। हाथी और टाइगर रिजर्व, ये तो लिस्टिंग बेस्ड है पूरा, ठीक है, इसमें जो है फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनेंगे। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आप बता दीजिए कौन सा है, सबसे बड़ा बता दीजिए कौन सा है। जैसे सबसे छोटा जो है बोर है, नागार्जुन श्रीशैलम जो है सबसे बड़ा है, सबसे पहले कौन घोषित हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको कवर करा दी जाएंगे। इकोसिस्टम, इकोटोन, पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें जो है एक्सटेंसिव आपको कई सारे डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इकोसिस्टम बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इकोसिस्टम के कई सारे अवयव होंगे, फिर उनके फैक्टर्स होंगे, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होंगे, फिर कुछ पिरामिड वगैरह होंगे, ठीक है, निश की डेफिनेशन और हैबिटेट की डेफिनेशन, ये सब कई सारे डेफिनेशन वाला पोर्शन है। तो पॉइंट नंबर 7 जो है अच्छा खासा नंबर ऑफ पेजेस में होगा। ऊपर जो मैंने पॉइंट्स गिना है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के हैं। वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इसमें कई लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या पूरे एक्ट डाउनलोड करके बेयर एक्ट पढ़ने हैं। ऑब्वियसली नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के 75 पेजेस नहीं तैयार करने हैं। वन संरक्षण अधिनियम आपको पूरा नहीं पढ़ना है 60 पेजेस का, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम आपको नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो हाईलाइट करके हमने पीडीएफ में दिए रहेंगे, वही आपको तैयार करने हैं। देखिए, कुल मिलाकर आप बात समझिए कि गाइडेंस भी यहाँ पर लेना आपको ज़रूरी है। अगर आप अपने हिसाब से तैयार करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप नुकसान ही खाएंगे, क्योंकि पूरा आपको नहीं तैयार करना। एग्जाम की डिमांड नहीं है कि पूरा यहाँ पे पढ़ा जाए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इसके सारे मुख्य प्रावधान तैयार करें, कि ये धाराएं तैयार करें, कि मुख्य विशेषताएं तैयार करें, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो बस आपको ओवरव्यू यहाँ पे तैयार करना है, जो हमने आपको पीडीएफ में दिया है। जलवायु परिवर्तन ब्रॉड टर्म है। जलवायु संरक्षण COP 27 स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो COP 27 में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अभी तो खैर COP 28 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो COP 27 की इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे पंचामृत इनिशिएटिव जो है, भारत की जो 5 पहले हैं या फिर 5 प्लेज हैं, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे है 2030 तक जो है 500 गीगावाट एनर्जी क्रिएट करना, नॉन फॉसिल फ्यूल्स से डिपेंडेंसी 50% कम करना, और भी बहुत सारे हैं। मतलब 5 चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। ये मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ नॉन प्रेडिक्ट ग्रुप मेंबर के लिए कि एटलीस्ट ये सब अभी से तैयार करना शुरू कर लीजिए। COP 27 में मुख्य फैक्चुअल डिटेल्स के साथ पंचामृत बहुत ज़रूरी है, और इससे क्वेश्चन तो वन दरोगा के पेपर में आना ही आना है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से आई है। तो कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में विशेषता और क्या क्या इसके इम्प्लीकेशन से, कौन इसको रेगुलेट करता है, कार्बन क्रेडिट की क्या अवधारणा है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं, किसको फ़ायदा करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ये सब थोड़ा बहुत तैयार करना पड़ेगा। कार्बन क्रेडिट में सिर्फ 1 पेज का नोट हमने दिया है, वो अपने आप में सफिशिएंट है, वरना बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मृदा और आर्द्रता संरक्षण में सिर्फ NCERT कंटेंट काफ़ी नहीं होगा, वो बहुत कम है। थोड़ा सा यहाँ पर मृदा आर्द्रता संरक्षण की टेक्निक्स वगैरह के बारे में थोड़ी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी आपको दी है। वनीकरण कृषि वानिकी में आपको मिल जाएगा। वनीकरण में तो मेजर फॉरेस्ट रिपोर्ट ही होगी लेटेस्ट, और जो वनीकरण संरक्षण कार्य जो सरकार कर रही है। कृषि वानिकी में कृषि वानिकी के एक प्रकार कौन कौन से भारत में प्रचलित कौन कौन से हैं, कृषि वानिकी के लाभ क्या हैं, कृषि वानिकी की हानि क्या हो सकती है, संभावनाएं क्या है, भारत में कौन कौन से वृक्ष इसके अंतर्गत आ सकते हैं, ये सब आपको तैयार करके नोट्स में समय समय पर मिलता रहेगा। वन बंदोबस्त, ये बहुत छोटा टॉपिक है। वन भूमि पर राजस्व अभिलेखों का नामांतरण, ये इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो सरकार के नए इनिशिएटिव हैं, जैसे कि स्वामित्व वगैरह, स्वामित्व बड़ा ज़रूरी है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। नॉन पेड ग्रुप वाले जो हैं
परिवेश पोर्टल जरूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसकी डिटेल के परिवेश में कौन कौन से क्लियरेंसेस दिए जाते हैं, 4 प्रकार के हैं। फिर उसके बाद यूएल पिन है, इसकी क्या क्या विशेषताएं, ये कब आया था, ये ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। ये सारी डिटेल्स आपको पेड ग्रुप मेंबर्स को जब ये पॉइंट का दिनांक आएगा, हर दूसरे दिन जैसे पॉइंट्स दिए जाने हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। फिर वन आपदाओं की चुनौतियों की रोकथाम। वन आपदाओं की चुनौतियों में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर यानी कि दावानल है। दावानल पर सरकार के क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, दावानल को रियल टाइम में कैसे मॉनिटर किया जाता है, कौन सा वो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जो कि फॉरेस्ट फायर या फिर दावानल को कंट्रोल करता है, ये सब देखना पड़ेगा। वन उपज को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये एक तो क्वेश्चन हो गया, ये तो आना ही आना है। प्लस इसमें कौन कौन से आते हैं प्रोडक्ट्स, वो आ जाएगा इसमें। वन उपज में अगर हम बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि बैम्बू को ट्री की डेफिनेशन से बाहर कर दिया था सरकार ने, जैसे इसका कटिंग ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए और बैम्बू को मेन स्ट्रीम किया जा सके। बैम्बू को जो है ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है और वंडर ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। वन प्रमाणन बड़ा छोटा टॉपिक है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। थर्ड पार्टी कौन सी भारत में कर रही है, ये नॉन रेगुलेटरी होता है, सरकार का कोई इनिशिएटिव इसमें नहीं होता। बहुत छोटा सा नोट्स इसमें बनेगा। मानव वन्यजीव संघर्ष के 3-4 पेजेस के नोट्स हम आपको देंगे जो जरूरी होंगे बहुत और फैक्चुअल होंगे। मानव वन्यजीव संघर्ष से एसोसिएटेड क्या क्या इनिशिएटिव विभिन्न सरकार ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हैं, जैसे प्लान बी वगैरह हाथियों को लेकर, वो सब इसमें कवर करा दिया गया है। वन दरोगा के अधिकार कर्तव्य, जो कि आप जानते हैं कि पोस्ट ही पहली बार क्रिएट हो रही है उत्तर प्रदेश में, पहली बार मतलब एग्जामिनेशन से भर्ती होने जा रही है। ना कोई जो है ड्यूटी मैनुअल अभी तक तैयार हो पाई है, एग्जाम तक हो पाएगी ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। पोस्ट ही क्रिएट की गई है जनवरी मंथ में 2021 में, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा कर्तव्य अधिकार के बारे में पता नहीं है। तो ये किस हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा ये बड़ा अनिश्चित है, लेकिन अदर स्टेट में क्या अधिकार कर्तव्य होते हैं उसका बेसिक ओवरव्यू हमने इसमें दे दिया है आपको। 1 पेजेस का नोट्स इसमें होगा। वृक्षारोपण कार्य योजना, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत मुश्किल से कंटेंट मिल पाया है हमको भी। रेलिवेंट कंटेंट इसके लिए क्या होता है, वृक्षारोपण कार्य योजना किस प्रकार की होती है, एक डीएफओ स्तर की होती है, एक वर्क ऑफिसर के स्तर की होती है, क्या क्या इसकी खामियां होती हैं, कौन सी योजना अच्छी होती है, क्या क्या सिंबल्स होते हैं वृक्षारोपण कार्य योजना में मैपिंग के लिए, वो सब हमने फैक्चुअल डेटा आपको कवर करा दिया है, जो कि काफ़ी मुश्किल से मिला था। इस पॉइंट में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम को। वन पर्यावरण उसके लाभ, ये तो बेसिक टॉपिक है, ये भी कवर करा दिया है हमने। वन और वन्यजीव संरक्षण, इसमें बेसिकली स्कीम्स पर ही जाइएगा कि क्या क्या स्कीम्स और इनिशिएटिव्स सरकार ने लिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार हो, राज्य सरकार हो, वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए। वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियां, ये ओवरलैपिंग पॉइंट हैं, जबकि आप देखेंगे वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून तो ये ऊपर भी दे दिया है। वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून कौन कौन से हैं, एक तो वन अधिनियम हो गया और वन संरक्षण अधिनियम हो गया। नीतियों की बात हो रही तो हाँ, इसमें नीतियाँ लाई जा सकती हैं, नीतियों में भी कई सारी स्कीम्स का ओवरलैपिंग पोर्शन इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से एसोसिएटेड जो भी कानून है, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से वन प्रबंधन को प्रभावित करने का काम करते हैं, उनकी अधिनियम के एटलीस्ट ईयर वगैरह आपको पता होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान क्या है, ये एक बेसिक सा पॉइंट है, इस पर आंकड़े जरूरी हैं और खासकर जो हाल में दिए गए हों। उसके बाद फॉरेस्ट इकोलॉजी है, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्रण है। तो भारतीय कृषि प्रणाली अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें थोड़े नोट्स आपको एक्सटेंसिवली कवर करना पड़ेगा। भारतीय कृषि प्रणाली में फसल चक्रण छोटा सा है। वन पारिस्थितिकी हम लोग कवर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि केवल उसी को नहीं, हमको कहीं ना कहीं नॉर्मल पारिस्थितिकी को भी टच करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वन पारिस्थितिकी है 25 नंबर पॉइंट में और ऊपर पारिस्थितिकी है यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में। इको सेंसिटिव जोन्स में भी जो है हमको पारिस्थितिकी समझ तो होनी चाहिए। अब समरी में बात कर लेते हैं, वन दरोगा पेड ग्रुप मेंबर्स को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना है, ठीक है। अब इसमें क्या नया बता दिया मैंने, स्टडी करने का आशय ये है कि आपको सिर्फ स्टडी करना है, ठीक है। इसमें क्या देना है कंटेंट में, कैसे उसमें होना चाहिए प्रेजेंटेशन, क्या उसमें दिया जा रहा है, क्या वो इनफ है कि नहीं है, इन बातों में पढ़ने से अच्छा आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स को स्टडी करने का काम करिएगा। जितना बार स्टडी करेंगे उतना अच्छा रहेगा और पेड क्विज सॉल्व करने में आसानी रहेगी, टेस्ट सीरीज को तैयार करने में आसानी रहेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम मैंने पहले बताया कि ये देखने में सक्षम है, ऑब्वियस सी बात है कि क्या कंटेंट में दिया जाना चाहिए क्या नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ मत लगाइएगा प्लीज़,
ठीक है, वरना कन्फ्यूजन होगी। मैंने बताया कि सभी एक्ट जैसे नहीं पढ़ने हैं, जो 3 एक्ट लिख के दिए गए हैं उसकी पूरी आपको रीडिंग नहीं करनी है। बेयर एक्ट में सारे प्रोविजंस हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पेड क्विज के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वही अपने आप में इनफ होंगे, आप कोई भी जरूरी फैक्ट मिस नहीं करेंगे। डिस्कशन ग्रुप आपको दिया जाएगा। डिस्कशन ग्रुप सिर्फ और सिर्फ वन दरोगा से संबंधित जो सिलेबस है उसका कोई फैक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, उससे संबंधित सवाल पूछने से के उद्देश्य से उसे बनाया गया है। कोई वो चैटिंग का अड्डा नहीं है, कोई जो है पर्सनल बातचीत करने का, अपनी कमियां बताने का या दूसरों की कमियां जानने का कोई सोशल स्पेस नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ, कोई भी वर्ड मिस नहीं करूँगा। डिस्कशन ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ वन दरोगा के सिलेबस संबंधित कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, अदर कोई भी टॉक यहाँ पे अलाउड नहीं की जाएगी। कोई डिस्कशन इस तरीके का चैटिंग नहीं अलाउ किया जाएगा जो कि वन दरोगा सिलेबस से एसोसिएटेड ना हो। जो दिया गया है आपको कंटेंट में दिया जाता रहेगा, वो अपने आप में सफिशिएंट है। जो पेड क्विज में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो रिलेवेंट है, कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे। स्टडी फॉर सिविल टीम की जिम्मेदारी रहेगी और लगातार हम स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और सारे फैक्ट आपको कवर करा दिए जाएंगे। जो भी इस सिलेबस की डिमांड है, जो भी वन दरोगा के मुख्य परीक्षा की डिमांड है, उसको पूरा करने में स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपकी हेल्प लगातार करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो दिया जाता रहेगा और जो पेड क्विज में क्वेश्चंस कराए जाते रहेंगे वो आपको ऑलरेडी फॉलो करते रहने हैं हमेशा। और पेड क्विज ग्रुप में या फिर आपके डिस्कशन वाले ग्रुप के अलावा जो मटेरियल वाला ग्रुप है उसमें कोई छोटे छोटे वीडियोस वगैरह आएंगे, उनको भी आप लोग जरूर देखते रहिएगा। इस वीडियो को खत्म करने के बाद पॉइंट नंबर 1 आपके ग्रुप में आ गया होगा, राष्ट्रीय वन नीति। उसको आप स्टडी करना शुरू कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग में कंटेंट दिया जाएगा। आप दोनों भाषाओं में पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ को एक साथ खोल के पढ़ सकते हैं। बाइलिंगुअल पीडीएफ नहीं दी जा सकती है। और ध्यान रखिएगा किसी भी समय ग्रुप को ज्वाइन करते ही आप सारे कंटेंट की डिमांड एक साथ नहीं कर सकते हैं। 52 दिवस जैसे ही कमिटमेंट में कहा गया है, 52 दिवस में पूरे 26 पॉइंट आपके कवर करा दी जाएंगे। किसी भी नाटकीय परिस्थिति में अगर एग्जाम डेट पहले आ जाती है कि एग्जाम इन 52 दिनों से पहले होने वाला होगा तो आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, जैसा कि हमने कमिटमेंट में बताया है। तो आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं और पेड क्विज अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट हो वन दरोगा के एग्जाम से एसोसिएटेड तो आप डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं।